गाड़ी बगैर फ्यूल के नहीं चल सकती और फ्यूल को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो बर्न कर सके, जल सके। इसी तरह हम इंसानों का फ्यूल फूड यानी वो खाना होता है जो हम खाते हैं, और अगर ऑक्सीजन ना हो तो इसी तरह इस फूड से भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, और जितने भी बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ भी यही मामला है। तो आज का मेरा टॉपिक है सेलुलर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की जो जब रिएक्ट करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और उसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है। तो ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन वो होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, टूट जाता है, जिस तरह कि ये। और एनाबॉलिक वो होता है जिसमें आपके पास बहुत एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये एनाबॉलिक नहीं, ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ये तो हमने देख लिया। अब जो सेलुलर रेस्पायरेशन है ये सेल के अंदर होती है, और इसकी दो टाइप्स होती है। एक होती है एरोबिक रेस्पायरेशन और एक होती है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन नाम से जाहिर है, एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, जबकि एरोबिक से पहले एन लगा के यहाँ पे, तो एन एरोबिक रेस्पायरेशन मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अब जो हमारे पास एरोबिक रेस्पायरेशन है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जो आपके पास एनएरोबिक रेस्पायरेशन है ये आपके पास होती है साइटोप्लाज्म में। तो अब एरोबिक रेस्पायरेशन को देख लेते हैं। तो जो एरोबिक रेस्पायरेशन होती है वो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और उसके अंदर होता क्या है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स भी खाते हैं, हम प्रोटीन्स भी खाते हैं अपने फूड में, और उनमें लिपिड्स भी शामिल होते हैं। फिलहाल हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट्स भी जब हम खाते हैं तो हमारे जिस्म में ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। तो अभी हम फोकस करेंगे ग्लूकोज के ऊपर। तो जो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है C6H12O6। ये हो गया ग्लूकोज, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये सिर्फ एक नहीं है, इसको मैं ग्लूकोज प्लस 6O2 हमारे पास ये बनाएंगे मिलके वाटर 6H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, और जो मेन चीज है एनर्जी, ताकत, वही ताकत जो हमारे हेल्थ एंगेज जिस्म के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं और जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी फंक्शंस वो कर रहे हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है ये प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो प्लस एनर्जी। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ ब्रीफली, तो उसमें सिर्फ आपको जनरल इक्वेशंस बताऊंगा। इसके जो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है और आगे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो फिलहाल हम उनमें नहीं जा रहे। आपको सिर्फ मैं इनका इंट्रोडक्शन और ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ 36 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की सूरत में। तो बास ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती रिस्पायर करने के लिए, और बास ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई ऐसी हालत पैदा हो जाती है कि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत उस वक्त पूरी नहीं हो रही होती, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम या ख़त्म हो जाता है, ऐसी हालत होती है उनमें उस वक्त। तो वो फिर रिस्पायर करते हैं एनएरोबिकली। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की भी फर्दर दो टाइप्स होती है। एक तो होती है आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरी आपके पास होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देख लेते हैं। जब आप विगरस एक्सरसाइज, बहुत ही ज़्यादा तेज दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको थकावट सी महसूस होती है, और जो है आपका जो जिस्म है उस दौड़ के बाद उसके अंदर क्रैम्प्स भी पड़े होते हैं, थकावट भी महसूस हो रही होती है। तो जब आप होता क्या है कि जब आप भाग रहे होते हैं तेज, तो आपके जिस्म को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी उसी वक्त आ सकती है जब ज़्यादा ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करे, लेकिन ज़्यादा जो ऑक्सीजन तो होती ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, ऑक्सीजन जब खत्म हो जाए तो आपके जिस्म एनएरोबिकली, इतना हैरत गैस प्रोसेस है, एनएरोबिकली रिस्पायर करना शुरू कर देता है। ये जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ इसकी। तो जो ग्लूकोज होता है वो आपके पास ब्रेक डाउन कर जाता है, टूट जाता है पार्शियली। यहाँ पे तो कंप्लीटली ग्लूकोज टूट के, और जो आपको जनरल इक्वेशन बताई है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता। तो जो ग्लूकोज है आपके पास लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लैक्टिक एसिड जो है आपके पास, जब आपके मसल्स में जमा होता चला जाता है, जब लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जमा होता चला जाता है, तो आपको थकावट महसूस होती जाती है और क्रैम्प्स पड़ते हैं मसल्स में। लेकिन जो एक्सरसाइज के बाद आप डीप ब्रेथ्स लेते हैं और आप लंबी गहरी सांसें लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल आपका बहाल होना शुरू हो जाता है, तो जो लैक्टिक एसिड है ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और आपकी थकावट दूर होने लगती है, और क्रैम्प्स वगैरह भी आपके जो है वो गायब हो जाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो ये इसका फॉर्मूला है C3H6O3। ये इसका जो फॉर्मूला होता है लैक्टिक एसिड का। और अब देख लेते हैं कि इसमें एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है। तो जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन थी उसके अंदर 36 एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स की सूरत में प्रोड्यूस हुई थी। जो हमारा ये वाला रिएक्शन है इसमें सिर्फ बहुत स्मॉल 2 एटीपी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है आपके पास, 2 एटीपी एनर्जी, जो कि बहुत थोड़ी है। और अब देख लेते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को। तो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसके अंदर ग्लूकोज जो होता है वो आपके पास तब्दील हो जाता है ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आपके पास इथेनॉल बनता है। इथेनॉल अल्कोहल की किस्म है। इथेनॉल का जो फार्मूला है वो है C2H5OH। ये अल्कोहल की टाइप है, और ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में बदल जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि जो यीस्ट होता है, यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, फंगस की एक टाइप है, माइक्रोस्कोप से नजर आने वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जब इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाला जो आपने इक्वेशन लिखी है इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस वजह से प्रोड्यूस होती है, तो आपने देखा होगा जो ब्रेड होती है वो राइस करने लगती है। वो क्यों करती है? क्योंकि उसमें भी CO2 गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजह से। और इसी तरह यीस्ट जो आपका जब काम करता है आटे में, आटा पुराना हो जाए तो उसमें खमीर लग जाता है, तो वो यही यीस्ट की वजह से ही वो फर्मेंटेशन होती है उसके अंदर, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसके अंदर CO2 प्रोड्यूस होती है। और ये CO2 जो है ये भी आपके आटा जो होता है, जो आपने गूंद के रखा होता है रोटी बनाने के लिए, तो उसको फुला सा देता है। इससे शराब वगैरह भी बनती है जो कि हमारे सेहत के लिए मुज़िर होती है। और इसके अलावा जो एक और सवाल, एक अहम सवाल अब मैं आखिर में आपको बताने लगा हूँ जो उठता है इसमें से, वो ये है कि एनर्जी डायरेक्टली हमारी बॉडी को क्यों नहीं मिल जाती, वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की सूरत में ही क्यों मिलती है। तो इसका जवाब ये है कि एटीपी, जिस तरह हम पैसे खर्चते हैं, करेंसी होती है हमारे इलाके की, तो वैसे ही एटीपी हमारी बॉडी में एनर्जी की करेंसी है। अगर तो एनर्जी डायरेक्टली मिल जाती तो एनर्जी बहुत सारी वेस्ट हो जाती, कुछ हीट की सूरत में, कुछ इधर उधर,
हमें किसी एक जगह पे ठीक से लग ना पाती, स्पेंड ना हो पाती। लेकिन एटीपी की सूरत में थोड़ी थोड़ी एनर्जी हमारी बॉडी को जब पहुंचती है तो वो सही जगहों पे इस्तेमाल होती है और डायरेक्टली जो वेस्ट होनी थी उस वेस्ट होने से बच जाती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने सेलुलर रेस्पिरेशन और उसकी फर्दर टाइप्स, वो कहाँ पे होती है, क्या कंडीशंस होती है, और उसके अलावा हमने जर्नल इक्वेशंस ओवरव्यू देखा कि फर्दर एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो टाइप्स है उनकी भी जर्नल इक्वेशंस, उनका ओवरव्यू, इस तरह एरोबिक रेस्पिरेशन की भी जर्नल इक्वेशन देखी, इनमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हमने देखा कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई होती है हमारी डेली लाइफ में। जो आपकी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ ये सेलुलर रेस्पिरेशन अप्लाई होती है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस के मुतालिक आगाही हो सके।